नमस्कार दोस्तों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने साइंस के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन किए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रश्न करेंगे। किसमें सर्वोच्च वशिष्ठ ऊष्मा का मान होता है? यानी सबसे अधिक वशिष्ठ ऊष्मा किसमें होती है? तो वो जल के अंदर होती है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम शुद्ध पदार्थ में कोई दूसरा अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गलनांक पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चावल को चावल को पकाने के लिए चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? यदि हम अधिक ऊंचाई पर किसी चीज़ को पकाएंगे तो वहाँ पर अधिक समय लगेगा। जैसे हम माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसकी ऊष्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के नियम से मिलती है, यह प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गति की का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है तो वो होता है 160 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है पिंड के द्रव पर। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 300 केल्विन के बराबर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी है वो किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो वो केवल उस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? यानी साफ मौसम होगा तो हम शीत ऋतु के दिनों में अधिक ठंड महसूस करेंगे। मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़ों में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किस सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? यानी ये प्रश्न इस प्रकार है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वो था गाल्टन ने। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का तारतव यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतव है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यानी मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति लोहा में होती है, यानी ठोस चीज़ होगी उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है या होती है? तो वो होती है तारतव या पिच के कारण। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो वह प्रक्रिया घूर्णन। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक हमारे कान में ध्वनि का प्रभाव बना रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे हैं वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? यानी 56 फीट दूर यदि व्यक्ति खड़ा है तो उसे परावर्तन ध्वनि सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। ये हृदय की धड़कन मापने के काम आता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर का प्रभाव नियम लागू होता है इसमें। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग है यानी अवरक्त किरण है, उसका रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो ध्वनि की तो वायुयान की चाल कितनी होगी? वायुयान की चाल दुगनी हो जाएगी, 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ये लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो एक जैव पद्धति है सोनोग्राफी। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी ध्वनि को सुनने के लिए हमें माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए निर्वात में हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती। अगला प्रश्न है हमारा, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो वह उपकरण कहलाता है सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत है हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? घूर्णन के कारण होती है ये। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने यह बताया था। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? यह घूर्णन के कारण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग आवृत्ति की पुष्टि करता है? तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत है ये। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति 3 × 108 मीटर पर सेकंड होती है। इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चनों का कंप्लीट अध्ययन पूरा किया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।